हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AHM GK GS वाला पे। दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता है कि इस चैनल पर हम लोग पॉकेट जीके को सीरीज़ में लाइन बाय लाइन अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि स्टार्ट भी हो चुका है। इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को पास ज़रूर शेयर करें। और फ्री PDF और नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और फ्री PDF नोट्स वहां से डाउनलोड कर ले। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास दूसरे में कल जहां पे ख़त्म किए थे ब्राह्मण साहित्य को, यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा ब्राह्मण साहित्य। कल ब्राह्मण साहित्य को ख़त्म किए थे और यहीं से रिवीजन करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है ब्राह्मण साहित्य में। ब्राह्मण साहित्य की रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई। तो ब्राह्मण का अर्थ यज्ञ है। ब्रह्म का अर्थ क्या है? यज्ञ। ब्रह्म का अर्थ क्या है? तो बोलिएगा यज्ञ है। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण कौन कहलाते हैं? जो यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करते हैं। यज्ञ के विषय का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। किसमें? तो ऐतरेय में। तो इसको याद रखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में गांधार्य, शल्य, केकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। तो ब्राह्मण ग्रंथ को देखिएगा। पहला है ऋग्वेद। सबसे पहले वेद क्या है? तो ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में उपनिषद कौन सब है? तो ऐतरेय, कौशिक की। और उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। साथ साथ बोलते चलिएगा तो जल्दी ही याद हो जाएगा। अब ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो ऐतरेय है, कौशिकी ब्राह्मण है। तो दूसरा वेद क्या है? यजुर्वेद। दूसरा वेद क्या है? यजुर्वेद। और उपनिषद इसका तो कंठ, श्वेताश्वर, ईश, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, बृहदारण्यक। और यजुर्वेद का उपनिषद क्या है? धनुर्वेद। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ, नैत्तिरीय, ब्राह्मण, सामवेद। अगला वेद क्या है? तीसरा वेद तो सामवेद है। सामवेद का उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य, केन। और उपवेद क्या है? तो गंधर्व वेद। उपवेद क्या है? तो गंधर्व वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ में कौन है? षड्विंश ब्राह्मण से इसे तांडे ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद। अगला वेद और अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडक। कौन सा है? बोलिएगा साथ साथ। मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य। इसका अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ तो गोपथ ब्राह्मण है। तो चलिए आज ब्राह्मण साहित्य को रिवीजन कर लिए हैं और यहाँ से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और फ्री में PDF आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगला है आरण्यक साहित्य। अगला कौन सा है? आरण्यक साहित्य। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट है इनकी रचना जंगलों, ठीक ना, जंगल का पर्यायवाची होता है आरण्य, ठीक ना। तो मैं पढ़ाए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। तो यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। ये ब्राह्मण ग्रंथ का बोलिए कौन सा भाग है? अंतिम। जिसमें दार्शनिक रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। तो इसमें किस चीज़ के बारे में? दार्शनिक के बारे में, रहस्यात्मक ज्ञान के विषय का विवरण किया गया है। आरण्यक कुल 7 है। कुल कितने हैं? आरण्यक की संख्या 7 है। पहला है ऐतरेय, दूसरा है संख्यायन, तीसरा है तैत्तिरीय, और चौथा है मैत्रेयायनी, और पांचवा है मध्यनिंद, और छठा है तत्वकार, और सातवां है छांदोग्य।
तो अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। उपनिषद। उपनिषद की टोटल कुल संख्या कितनी है? तो 108 है, याद रखिएगा। उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है? कुल संख्या 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उप, पहला क्या है उपनिषद में? उप। तो उप का अर्थ होता है समीप, और नि का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना। अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए जो गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, ठीक ना। तो इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। बोलिए, वेदों का क्या है? अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। इनका संबंध किससे है? दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद क्या है? ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, जो ज्ञान मार्गी रचनाएं का मतलब क्या? ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। और उपनिषदों की कुल संख्या क्या है? 108 है। उपनिषदों की संख्या कुल संख्या कितनी है? 108 है। किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 है। कितने हैं? 12। अब 12 उपनिषद में कौन कौन से है? तो पहला है ईश, दूसरा है केन, बोलते चलिएगा याद हो जाएगा। तीसरा है कंठ, चौथा प्रश्न, और पाँचवा मुंडक, और छठा मांडुक्य, और सातवां तैत्तिरीय, और आठवां ऐत्रेय, नौवां छंदोग्य, 10वां श्वेताश्वतर, और 11वां कौशितकी, और 12वां बृहदारण्यक। और लास्ट पॉइंट है, शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। क्या लिखा है? भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम वो नचिकेता का संवाद है। किसमें? कठोपनिषद में। किसका है? तो यम और नचिकेता का संवाद है। छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। और भारत का अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। जो सभी लोग जानते हैं सत्यमेव जयते, लेकिन इसको याद रखना है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है ये। अगला है ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्राह्मस्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं यज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। ठीक ना, यज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का क्या है? वर्णन है। अगला पॉइंट है वेदांग। अगला क्या है? वेदांत। वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। इसकी रचना क्यों गई है? तो वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। इनकी कुल संख्या कितनी है? याद रखना है, 6 है। अब कौन कौन है? तो पहला शिक्षा है। चलिए तो पहला शिक्षा को देखते हैं। तो वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। ठीक ना, वैदिक स्वर के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का निर्माण है। और दूसरा क्या है? कल्प। ये ऐसे कल्प यानी सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियमों का उल्लेख होता है। क्या होता है? विधि और नियम का उल्लेख होता है कल्प में। व्याकरण तो सभी लोग जानते होंगे। तो इसमें नामों एवं धातुओं की रचना। ठीक ना, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना। उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, जो सभी लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग, समास, संधि आदि के नियम बताए गए हैं व्याकरण में। और चौथा है निरुक्त। शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। ये क्या चीज़ है? निरुक्त। शब्द कहाँ से उत्पत्ति हो रहे हैं उसका शास्त्र है निरुक्त। निरुक्त क्या है? शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। क्या है? एक प्रकार का भाषा विज्ञान। इसके अगला पॉइंट है निरुक्त। चलिए, निरुक्त तो क्लियर हो गया है। और पांचवा है छंद। वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध है। ठीक ना, वैदिक मंत्र जितने भी है वो क्या है? प्रायः छंदबद्ध है। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि। ठीक ना, छंद शास्त्र पर कौन से मुनि का नाम याद रखना है? पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। और अंतिम क्या है? ज्योतिष। छठा क्या है? ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में क्या दिखाया गया है? ज्योतिष शास्त्र के विकास कैसे कैसे हुआ उसको दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल जो है 44 श्लोक है, याद रखना है। ज्योतिष में कुल कितने श्लोक है? 44 श्लोक है। और सबसे प्राचीन श्लोक क्या है? सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि है।
सबसे प्राचीनतम कौन है? तो आचार्य मगध मुनि है। सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाने रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया, ठीक ना। सूत्र क्या कहता है? तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाने रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। ऐसे सूत्र जिनमें, ठीक ना, विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। किसमें? विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। कल्प सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है वो? कल्प सूत्र कहलाता है। कल्प सूत्र की 3 भाग हैं। कल्प सूत्र के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो पहला क्या है? स्रोत सूत्र। ध्यान से देखिएगा, पहला क्या है? स्रोत सूत्र। तो स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम को बारे में बताया जाता है स्रोत सूत्र में। और दूसरा क्या है? ग्रीम सूत्र। क्या है? ग्रीम सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्य का विवेचन है इसमें। और तीसरा है धर्म सूत्र। तीसरा क्या है? धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र में क्या है? धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन है। धर्म सूत्र में क्या है? धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन है, उसमें उल्लेख है। और अगला पॉइंट है, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है, याद रखिएगा। गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन है। पुराण, अगला पॉइंट है पुराण। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या कितनी है? कुल 18 है। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की। किसने की? पुराणों की रचना, तो इसको लिख लेना है कॉपी में, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुका था, ठीक ना। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ जो है अपने अस्तित्व में आ चुका था। अगला पॉइंट है, अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अमरकोश में पुराणों के कितने विषय बताए गए हैं? तो 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य, ठीक ना। तो मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक ना। मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, वायु पुराण गुप्त वंश, ठीक ना, विष्णु पुराण मौर्य वंश और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से क्या है? संबंधित है। तो मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा राजाओं की वंशावली किस में पाई जाती है? तो मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत और ब्रह्म पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अगले पॉइंट पर चलिए। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, ठीक ना, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। राजतंत्र के साथ साथ क्या दिया गया है? कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पारजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। किसने? पारजिटर ने, ठीक ना। सर्वप्रथम पारजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधित वंश मत्स्य, ठीक ना, शुंग सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु गुप्त वंश। चलिए, तो वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे हैं। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में कौन कौन सब लिखे हुए हैं? तो वेद संस्कृत में है, उपनिषद भी संस्कृत में है, पुराण भी संस्कृत में है, धर्मसूत्र भी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इसको याद रखना है। अब अगला है स्मृति साहित्य। अगला क्या है? स्मृति साहित्य। चलिए, तो स्मृति साहित्य में मनु स्मृति है प्राचीनतम स्मृति, सबसे प्राचीनतम स्मृति। शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी
जर्मन दार्शनिक नित्शे कहता है, ठीक ना, जर्मन दार्शनिक नित्शे कहता है बाइबल को जला दो, बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। टीकाकार भारुचि मेधातिथि भारुचि मेधातिथि गोविंदराज कुल्लुक भट्ट। अगला पॉइंट है यज्ञवल्क्य स्मृति। अगला क्या है? यज्ञवल्क्य स्मृति। टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपरार्क। अगला है नारद स्मृति। अगला क्या है? नारद स्मृति। याद रखिएगा, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख मिलता है। नारद स्मृति में क्या मिलता है? दासों की मुक्ति का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है कात्यायन। इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है इसमें? आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। तो स्मृति साहित्य चलिए, स्मृति साहित्य फिर से दोबारा स्लाइड पे आ गया है, तो उसको एक बार और भी रिवीजन कर लेते हैं। तो मनुस्मृति क्या है? प्राचीनतम स्मृति, शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है बाइबल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। पहला पॉइंट। टीकाकार भारुचि मेधातिथि गोविंदराज कुल्लुक भट्ट, ठीक ना। अगला है यज्ञवल्क्य स्मृति। टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपरार्क। और अगला है नारद स्मृति। अगला क्या है? बोलिए। नारद स्मृति। इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख मिलता है। और लास्ट है कात्यायन। इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। ठीक ना। तो स्मृति साहित्य फिर से रिवीजन हो गया। चलिए चलते हैं बौद्ध साहित्य पर। अगला क्या है? बौद्ध साहित्य। तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन, ठीक ना, बौद्ध ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। याद रखना है। यह पाली भाषा में लिखी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। इसको पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक, पहला विनय पिटक, दूसरा सुक्त पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। अगला पॉइंट है बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया, ठीक ना। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाह प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। याद रखिएगा, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। किसमें? निकायों में। किसमें? तो अच्छे से अंडरलाइन कर देते हैं। निकायों में। निकायों में किसकी? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का क्या है? कहानियों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ साथ उल्लेखनीय है। अगला क्या है? जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है, ठीक ना। तो यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में, ठीक ना, जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। कितने अंग है? तो जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। याद रखना है। जिसमें 12 अंग और 12 उपांग। 12 अंग और बोलिए तो 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। चलिए अगला पॉइंट है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने की है। बोलते चलिए तो जल्दी याद हो जाएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है, ठीक ना। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। अगला पॉइंट है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत क्या है? परिशिष्ट पर्वन है, ठीक ना। परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। कब हुई? 12वीं शताब्दी में हुई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अगला है लौकिक साहित्य, अन्य साहित्य। तो लौकिक साहित्य जानते हैं, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। किसका? अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। भारत का
पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन है? तो अर्थशास्त्र है। कौन है? तो अर्थशास्त्र है। इसकी रचना कौटिल्य चाणक्य ने की। बोलिए, इसकी रचना किसने की? कौटिल्य चाणक्य ने की। यह 15 अधिकरण व 180 प्रकरण में विभक्त है। ये याद रखना है, 15 अधिकरण 180 प्रकरण में विभाजित है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चलिए अगला पॉइंट है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हन, कश्मीरी कवि बोलिए कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। राजतरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग है। कितने? 8 सर्ग है, जिन्हें तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। ठीक ना, कश्मीर के शासकों का क्या है? वर्णन है। और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास इसी में किया गया। राजतरंगिणी। चलिए अगला पॉइंट है, एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसमें? तो गार्गी संहिता। अष्टाई व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। व्याकरण की सबसे प्रथम पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी, जिसके लेखन पाणिनि है। बोलिए, जिनके लेखक कौन है? पाणिनि है। सबसे पहला व्याकरण का पुस्तक कौन था? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। ठीक ना। पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। पहली बार इसमें जो है लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका पारसी अनुवाद ठीक, जिसका पारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। किसमें है? चचनामा नामक पुस्तक में है। अगला है विदेशी यात्रियों का विवरण। अगला क्या है? विदेशी यात्रियों का विवरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए पहला है यूनानी रोमन लेखक। क्या है? यूनानी रोमन लेखक। भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिली। तो इसीलिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। यूनानी स्रोत पर ही क्या होना पड़ता है? उस पर आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्राकोट्स, बोलिए सेंड्राकोट्स का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों एस्ट्रोबो और जस्टिन ने किया है। अगला पॉइंट है एरियन तथा प्लूटो ने उसे एंड्रोकोट्स तथा फिलाक्स ने सेंड्रोकोट्स के नाम से उल्लेख किया। अगला पॉइंट है एस्ट्रोबो डियोडोरस प्लिनी एरियन नामक यूनानी विद्वान। ठीक ना, एस्ट्रोबो, डियोडोरस प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं कौन कौन? तो उसका नाम याद रखिएगा, जो एस्ट्रोबो, डियोडोरस प्लिनी, एरियन नामक यूनानी विद्वान, ठीक ना, क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है टेशियम। अगला क्या है? टेशियम। यह ईरानी राजवैद है। दूसरा है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। बोलिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। तो अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखी। भारत
भारत फारस संबंध वर्णन, ठीक ना, भारत फारस संबंध वर्णन। आज का लास्ट क्लास है, ध्यान से सुनिएगा। निर्याकस, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। अगला है टोलमी। अगला क्या है? टोलमी 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, ठीक ना, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टोलमी की जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, किताब का नाम है, याद रखिए, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है इसमें, ठीक ना। अगला पॉइंट है डायोनीसियस, मिस्र के राजा नरेश टालेमी क्या नाम है, फिलाडिफस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबारों में आया। अगला पॉइंट है डायमेकस, सीरियाई राजा एंटियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था। अगला है मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। कौन? मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति के बारे में बताया गया है। किसमें? इंडिका में। आज का लास्ट और अंतिम पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्लिनी क्या है? प्लिनी, इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी का पुस्तक क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका। ये सब किताब का नाम है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुत एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक ना। प्लिनी का पुस्तक क्या है? नेचुरल हिस्टोरिका, ईसा की प्रथम सदी। यह लैटिन भाषा में है। किस भाषा में है? ये याद रखिएगा, लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, भारत और इटली के बीच में जो व्यापार होता था, वनस्पतियों और खनिजों का वर्णन है इसमें। क्या है? सारा का वर्णन है। चलिए आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट यानी अगले लेक्चर में। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए। इसमें टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर ले।